आज हम जो यूनिट डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो रिप्रोडक्शन ये जो शब्द है इससे आपका क्या अभिप्राय है? कौन बताएगा? हाँ, नया सर, नया विकास, उत्पादन नया। अच्छा, री मैंने, हाँ हाँ, री का मतलब पुनः होता है, लेकिन आपके लिए नया लग सकता है क्योंकि वो नया ही होता है। हाँ, और क्या बता रहे थे? तो इसने बच्ची ने बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब है, रिप्रोड्यूस करने का मतलब है किसी चीज को नया उत्पन्न करना, है ना। अब कोई चीज कैसे रिप्रोड्यूस हो सकती है, कैसे नहीं उत्पन्न हो सकती, उसके लिए आपने अब तक की कक्षाओं में पढ़े हैं कि भैया अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है, नया अपने जैसा प्रत्येक प्राणी में अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है वही रिप्रोडक्शन है। आपने जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी लिविंग बीइंग की, तब भी वहां पर भी रिप्रोडक्शन का जिक्र आया था, है? क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है? इज रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर? नो सर। इट मीन्स अगर जीव रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या वो मर जाएगा? क्या उसका जीवित रहना संभव नहीं है? आप देखते हैं कि संभव है। तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर तो है, एक, लेकिन ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो रिप्रोड्यूस करना, उत्पन्न करती, ठीक। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप। कौन कौन से? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एक टाइप आपने पढ़ी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा पढ़ा है, दूसरा क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, हाँ जी, पंखा बंद करो। हाँ, टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा है आपने? दो टाइप, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल। पार करते हैं उनसे आसानी रहती है, जल्दी होगा। हाँ बस ठीक है, लाइट मत बंद करो, लाइट जल्दी से बैठो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये भी नया बना रहा है। व्हाई इट इज नेम्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया? ये यूनिपेरेंटल है, और यूनिपेरेंटल तो कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं पता। हाँ जी, होमोसेक्सुअल भी हो सकता है। हाँ, जो जिसमें वो तरीका जिनमें मोनोशियस होता है वो, जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक साइड में होते हैं। और सेल्फ पोलिनेट हो जाए, वो सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। अब हम एनिमल्स को ही क्यों देख रहे हैं, हम प्लांट्स को भी देख, प्लांट्स को भी देखें। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली यूनिपेरेंटल कहते हैं, और और डिफाइनिंग बताओ इसे, और रिफाइंड करो इस चीज। प्लांट में डिफाइन कर दो। प्लांट में क्या है? एक एक ऐसा कॉमन आना चाहिए जो सब पे लागू हो जाए, ऐसी कॉमन बात है। हाँ हाँ, इसमें गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस, और इफ दे आर प्रोड्यूस दे आर नॉट फ्यूज्ड। फर्टिलाइजेशन नहीं है ना, तो इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते। गैमीट्स तो आप जानते हैं क्या होते हैं गैमीट्स? नॉट प्रोड्यूस, इसमें गैमीट्स नहीं बनते।
जबकि ये यूनिपेरेंटल भी है, मोस्टली यूनिपेरेंटल, मोस्टली क्या है, यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट इसमें भाग लेता है ना, यूनिपेरेंटल। चलिए, अब आपने इसकी कई मेथड्स पढ़े होंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में पढ़े हैं? क्या क्या पढ़े हैं? फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, बडिंग पढ़ी है आपने, फ्रीजन पढ़ा है, बाइनरी फ्रीजन पढ़ा है, और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, और क्या पढ़ा? और सर रीजनरेशन है, रीजनरेशन पढ़ा है, ट्रू रीजनरेशन है, स्पोर रीजनरेशन पढ़ा है आपने, बहुत सारी विधियां आपने पढ़ी हैं। अब जब इसमें एक ही पेरेंट्स है और गैमेट्स नहीं बनते तो क्या कमी है इसकी, यह क्या खास बात है? सर जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली ये सेम होंगे, इसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम होगा। कम है। और इवोल्यूशन क्या मांगता है? वेरिएशन। अगर वैरायटी है, अगर वेरिएशन है, तो उस प्रजाति का, उस पॉपुलेशन का, उस स्पीसीज का बचे रहने की संभावना ज्यादा है। अगर देयर इज नो वेरिएशन, देन उसकी संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए जो यूनिसेक्सुअल रिप्रोड्यूस के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं वो देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, देखने में सारे क्या लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। आपने एक गुलाब है और उसकी कई कलम काट दी और उन्हें लगा दिया, तो उस पे भी वही गुलाब आएंगे जो उसके पेरेंट्स पे आ रहे थे, अगर वो भी उन्हीं बीमारियों के प्रति संवेदनशील होगा जो उसका पेरेंट्स था। ठीक है, तो यहां पर वेरिएशन ना होने की वजह से इवॉल्व होने की संभावना क्या रह जाती है? कम रह जाती है। ठीक, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। गैमेट्स बनाने में एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, वेट नहीं करना पड़ता कि भैया कोई दूसरा पार्टनर आएगा वो फर्टिलाइज करेगा, अपने गैमेट्स देगा तो ही फर्टिलाइज होगा है, और संभावना ज्यादा रहती है रिप्रोड्यूस होने की, कि भैया जितना खर्च किया है उतने ही हम रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा होगा छोटे जीवों में प्राय होता है और प्लांट्स में देखा है। ह्यूमन में होता है क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब मैं पूछूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहीं से क्या होता है? जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो, गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, और गैमीट्स फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइज, दे फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज भी होते हैं, उनका निषेचन भी होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइज। यहाँ पे कम से कम 2 पेरेंट्स तो चाहिए, और जब 2 पेरेंट का कोई जर्म क्लास आपस में फ्यूज होता है, इट मीन्स जो प्रोजनी होगी, जो संतान होगी, उसमें वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि पहले तो एक ही पेरेंट था, जैसा है भाई वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट्स है, तो उनमें क्या आ जाएगी बेटा? वेरिएशन आ जाएगी, और जब वेरिएशन आ जाएगी, वैरायटी बढ़ेगी, तो इवोल्यूशन रहेगा, उसमें ज्यादा संभावना होगी कि वो जनरेशन, वो पॉपुलेशन लंबे समय तक इस पर्यावरण में, इस वातावरण में बनी रहे। तो दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप है ये, है ना, और इवोल्यूशन की डिमांड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ये विधि है। अब ह्यूमन, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में कौन सा सेक्सुअल, केवल कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसा मैंने अभी पहले ही बता दिया, चाहे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, उसका एक पैटर्न है, उसका एक पैटर्न।
क्या पैटर्न है? सबसे पहले तो पेरेंट्स होने चाहिए, फिर गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए। That's all. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? वो गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए। वो गैमेट्स एक दूसरे के किस में आने चाहिए? कांटेक्ट में आने चाहिए। और उसके बाद उनमें क्या होना चाहिए? Fertilization. फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Fertilization. फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मोटा मोटा बताए कोई मुझे, किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन? नान युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन। जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक Yes, sir. परस्पर संयुक्त होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? युग्मन का जाइगोट को बना लेते हैं, यानी उनके न्यूक्लियस मिल जाते हैं। उनके क्या मिल जाते हैं? न्यूक्लियर। कैरियोगैमी हो जाती है जब उनकी, है ना? देन इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में भी फिर आपने पढ़ा है कई प्रकार के होते हैं। Yes, sir. एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। गैमीट्स बनेंगे कहाँ? गैमीट्स बनने के लिए कोई ऑर्गन होना चाहिए। Yes, sir. दे आर कॉल्ड गोनेड्स। Gonads. दे आर कॉल्ड Gonad. गोनेड्स, जिनमें ये गैमीट्स का निर्माण होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होगा। और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आपने अभी बताया क्या कहलाएगा? Gametogenesis. गैमीट्स आएंगे, गैमीट्स बनेंगे, सॉरी। अच्छा, गैमीट्स बनने में जानते हैं आप, सेल डिवीजन होगा। Yes, sir. जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्मेशन है, इसमें ही बड़ा जासा है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहां पर होता है कौन सा? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, सूत्री विभाजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट चेंज, दे आर रिमेन एट पेरेंट्स। In sexual reproduction, when gametes are formed, there is a meiosis. क्या हो जाता है? मियोसिस। मियोसिस होने का मतलब और सूत्र नंबर ऑफ विभाजन। क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं? आधे। आधे रह जाते हैं। आप जानते हैं क्रोमोसोम्स की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा? आप, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म क्रोमोसोम, Yes, sir. है ना? हाउ मेनी क्रोमोसोम? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज इज डिफर। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 46 होते हैं। यानी हम 46 नहीं कहते उन्हें, हम कहते हैं 23 पेयर। व्हाई वी कॉल 23 पेयर? बिकॉज जो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं, जो, है ना, समजात गुणसूत्र हैं, दे ऑल आर इन ए पेयर। पेयर का क्या मतलब है? एक में के पेयर का क्या मतलब है मुझे? यू नो वेल, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, और किसी भी कैरेक्टर को कैरी करने वाला जो जीन है, दे इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर।
है ना? किसी भी कैरेक्टर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर इज नोन एज एली। कंट्रास्ट हो जब कैरेक्टर में तो हम उसे क्या कहते हैं? कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या भैया? लंबाई का गुण है। द कैरेक्टर इज हाई बट इट इज इन कंट्रास्ट फॉर्म, टॉल एंड स्मॉल, दे कंट्रास्ट टू ईच अदर, है ना? तो दे फॉर्म एली। क्लियर? ये आपको पता है। अब मोटा मोटा समझ लीजिए, बाकी तो आपने सेल डिवीजन पढ़ लिया, बॉटनी में पढ़ लिया होगा। तो आपने जाना होगा कि भैया जब सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो ईच होमोलोगस जो पेयर है उसमें से केवल एक क्रोमोसोम एक सेल में जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे दूसरे सेल सेल में जाता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं? जस्ट हाफ। तो ऐसे ही मेल में गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप जो गैमीट्स बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है। ऐसे ही फीमेल में जो गैमीट्स बने हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? भैया हाफ गैमीट्स लेके तो कोई पैदा होने वाला नहीं। वो जब तक पैदा नहीं होगा, जब तक उसकी जो स्पीसीज है उसका जीन पूल पूरा नहीं होगा, जब तक पूरे क्रोमोसोम्स उसमें नहीं आएंगे। तो कैसे आ सकते हैं ये? जब तक ये मिले ना, जब तक ये मिले ना, इनका मिलना बहुत जरूरी है। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, ठीक। अब ये जाइगोट जो है, यहां पे फिर कहानी दूसरी होती है। जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से नई संतान बनने में, जाइगोट तो एग बन गया, क्या बन गया? एग। अब कोई एग को ही ले कर सकता है, फर्दर डेवलपमेंट जो है बाहर हो जाए, बॉडी से बाहर हो जाए, तो हम कहते हैं वो ओवीपेरस है। कुछ ऐसे हैं कि जो एग का सारा डेवलपमेंट जितना भी है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो होने के बाद जब देखते हैं कि भैया ये बच्चा जो है ये ऑफ स्प्रिंग इस रूप में है कि बाहर जाके सरवाइव कर सकती है, तो क्या करेंगे वो क्या करेंगे? तब उसे बर्थ देंगे, हैं? ऐसा किस केस में होता है? एग लेइंग और जो बर्थ लेइंग में है एक फर्क है। आप देखा कि जो जनरली एग लेइंग है उनमें अंडे बहुत सारे बनते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो बर्थ देंगे बच्चों को, उनमें एग जो बनेगा वो बहुत कम होंगे, हैं? और ये कम होते होते कुछ जानवरों में तो कितने रह गए? केवल वन एग वन टाइम, हाँ, वन है, ह्यूमन बीइंग में से एक है, एक टाइम में एक ही एग बनता है। अब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स में चूंकि फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना है, अगर वो एग के रूप में ही आ रहा है बाहर और फर्दर उसका जो डेवलपमेंट है वो बाहर हो रहा है बॉडी से, उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। और अगर वो बर्थ बच्चे को दे रहा है एक बर्थ, तो उसे हम कहते हैं विविपेरस। एक ओवोविविपेरस की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? जो प्राय स्कॉर्पियन में देखने को मिलती है। क्या होती है भैया कंडीशन? कि स्कॉर्पियन करता ये है बच्चे कि एग जो है बहुत सारे लेज करता है, लेकिन एक पाउच होता है, एग उसमें रहते हैं और पाउच के अंदर ही उनका डेवलपमेंट होता है। अब यानी उसने बाहर नहीं भेजे, किसमें भेज दिए? पाउच में। और वहीं से फिर वो जब बन जाते हैं तो वहीं से निकलते रहते हैं। ठीक है? इज इट ट्रू विविपेरी? वाई? बच्चे को जन्म तो दिया है उसने, अंडा तो उनमें बनता है जो बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ डिफरेंस है भाई? भाई अंडा तो उनमें भी बनेगा ना जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, पहले तो एग ही बनेगा ना। तो फिर वो ट्रू विविपेरी क्यों नहीं कहा गया? डेवलपमेंट में एक का बॉडी के अंदर और एक का बॉडी के बाहर हो उसका बॉडी के अंदर है। बस फर्क ये है, क्या फर्क मानेंगे आप? वो ऑफस्प्रिंग बना है, वो इन्वायरमेंट में नहीं आया, वो भी अपने पेरेंट्स की बॉडी के अंदर ही है। दोनों में ऐसा ही है, दोनों केस में ऐसा ही है।
सोचिए अंतर कहाँ आया होगा? अंतर आया है प्लेसेंटल कनेक्शन का। भाई स्कॉर्पियन ने एग दिए और दे के पाउच में रख दिए, कोई उसे फीडिंग नहीं हो रही है मदर से, कुछ नहीं, बस डेवलपमेंट बाहर ना होके कहाँ हो रहा है? पाउच में हो रहा है। कोई प्लेसेंटा नहीं बना है, कोई प्लेसेंटेशन फीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो विविपैरी है उनमें क्या बनेगा बेटा? प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा बनेगा तो मदर से कनेक्शन हो जाएगा और एक कंटिन्यूअस फीडिंग चाहिए। तो विविपैरी होने के लिए क्या जरूरी है? प्लेसेंटा डेवलप होना जरूरी है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक प्लेस चाहिए उसको, एग को, तो वो इम्प्लांट होता, क्या होता है? इम्प्लांट होता है यूट्रस में, और वहीं प्लेसेंटा डेवलप होता है। और वो प्लेसेंटा डेवलप होके फिर जब तक वो बेबी, जब तक वो एम्ब्रियो पूर्ण विकसित नहीं बन जाता, तब तक वो उस प्लेसेंटा के कनेक्शन में रहकर ही फीडिंग करता है। और फिर उसके बाद वो क्या निकल जाता है? जन्म ले लेता है। क्या ले लेता है बेटा? जन्म ले लेता है। यही तो बात है। यस सर। तो यही बातें हमें डिटेल में पढ़नी है। ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ बताया किस लेसन की, जो प्रस्तावना क्या जो हम पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। तो आपने देखा कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे गोनाड्स में, गोनाड्स में गैमीट्स बनेंगे तो मेल गैमीट्स अलग, फीमेल गैमीट्स अलग। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जब गोनड में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों मेल और फीमेल गैमीट में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस? देखिए, मेल गैमीट्स की क्या खास बात होती है? मोटाइल। वो क्या होता है? उसे चलना है, उसे चलकर फीमेल गैमेट्स के पास जाना है। तो ये भी क्लियर आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि एक्टिव रोल कौन प्ले करेगा? मेल गैमेट्स। ठीक। अब जब मेल गैमेट्स एक्टिव रोल करना है, उसे मूवमेंट करना है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी तो भैया ऐसी होगी जो मूवमेंट करने वाली हो। और फीमेल गैमेट्स को, चूंकि फीमेल गैमेट की क्या खास बात होती है? नॉन मोटाइल तो है वो, और क्या खास बात होती है उसे भैया इम्प्लांट होना है। उसे क्या होना है? जाइगोट के रूप में चेंज होके क्या होना है? इम्प्लांट होना है। और उस स्पर्म को क्या करना है? रिसीव भी करना है। स्पर्म को क्या करना है? रिसीव भी करना है। तो उसी हिसाब से वो नॉन मोटाइल है और दूसरे पर निर्भर है मूवमेंट के लिए, दूसरों पर निर्भर है मूवमेंट के। क्लियर? यस सर। मेल गैमीट्स चूंकि अलग है, तो मेल गैमीट्स बनेंगे मेल में तो उनके गोनड्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा। यस सर। फीमेल गैमीट्स फीमेल में बनेंगे तो उनके गोनड्स का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? चेंज। इज दैट क्लियर? यस सर। तो द ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन इज नोन एज, द ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन्स। तो भैया मेल पढ़ेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल पढ़ेंगे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? यस सर। बात समझ में आई है? सर। कल हमने एक सवाल दिया था आपको, याद है आपको क्या दिया था? नोट सर। हमने एक आपको सवाल दिया था कि जो, फैमिली। हाँ, फैमिली, फैमिली का कॉन्सेप्ट कैसे बना होगा? किसी ने कुछ पता किया है? नहीं मैं उसके अंदर ये घर फैमिली मम्मी पापा से बनती है सर जी। है? घर फैमिली मम्मी पापा से बनती है सर जी। मम्मी पापा बच्चे, सर तभी तो फैमिली बनती है। जो दोस्ती ना। तो वाई फैमिली? ह्यूमन में फैमिली दिखाई देगी आपको, कुछ प्राइमेट्स में प्राइमेट्स में दिखाई देती है फैमिली, लेकिन आपको स्नेक में फैमिली नहीं दिखाई देगी, स्कॉर्पियन में नहीं दिखाई देगी, है? डॉग में भी थोड़ी फैमिली तो नहीं होती डॉग में, क्योंकि डॉग में फैमिली होने के लिए कौन जरूरी है? कौन कौन जरूरी है? मम्मी पापा भी जरूरी है, पापा। पापा भी जरूरी।
और मम्मी भी जरूरी है और बच्चे तो हैं ही। तो लेकिन फैमिली में नहीं रहते या रहते हैं? नहीं नहीं हाँ, तो आएगा इसका भी। आज जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो इसमें जिक्र आएगा कि क्यों फैमिली बननी शुरू हुई। चलिए, तो हम पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? द ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन reproduction is known as सेक्स ऑर्गन्स। और इन सेक्स ऑर्गन्स में से जिसमें गैमीट्स बन जाते हैं, जिसमें गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गोनैड्स। ठीक है ना? हाँ, हेडिंग डाल लेते हैं मेल सेक्स ये सेक्स ऑर्गन भी टू टाइप के, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स, है ना? एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे कौन से हैं? एसेसरी एसेसरी या सेकेंडरी। मेल के पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्ट। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो अब हम ह्यूमन में चलेंगे। पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक। अब ये डिवाइड कैसे किए? प्राइमरी और सेकेंडरी किसे माना गया? कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है? बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। जो गैमेट्स बना रहा है वो प्राइमरी है, जो गैमेट्स का निर्माण कर रहा है वही तो मेन है। वो कौन है? प्राइमरी है। और जो गैमेट्स नहीं बना रहा है वो क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी के बिना काम नहीं चलेगा, सेकेंडरी के बिना काम चल सकता है। प्राइमरी के बिना काम नहीं चलेगा, सेकेंडरी के बिना काम चल सकता है। उसके कुछ विकल्प हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी का कोई विकल्प नहीं। तो भैया इन्होंने कहा टेस्टिस है मेल में। कितने टेस्टिस हैं? तो कहाँ होते हैं टेस्टिस? ये पोजीशन है पेल्विक रीजन में, थोरैक्स के अंदर या बाहर? बाहर थोरैक्स के बाहर। एक थैली होती है स्ट्रोटम, स्क्रोटम स्क्रोटम स्ट्रोटम उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ दो प्रश्न आज एक रफ सा डायग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे। स्क्रोटम की जो वाल है, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला तो ये है कि भैया ये बाहर एब्डोमेन से बाहर क्यों है? Why they are outside the abdomen? गैमेट्स के लिए अगर टेम्परेचर बॉडी के बराबर होगा तो सर जी ज्यादा टेम्परेचर में वो नष्ट हो जाता है सर जी। अच्छा, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एनसीईआरटी कहती है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्हें कम चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, है ना? इसलिए ये कहाँ है? बाहर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे फर्क पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे फर्क पड़ेगा, है ना? क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे फर्क पड़ेगा। इसलिए नेचर ने ये व्यवस्था की है
कि उन्हें कहाँ बनाया है, बॉडी से बाहर। अब जो स्क्रोटम है उसकी जो वाल है उसमें मसल्स हैं, 2 टाइप के मसल्स हैं। कितने टाइप के मसल्स हैं? एक स्केलेटन मसल्स क्या है और एक स्मूथ मसल्स। क्या काम है भाई इन मसल्स का? व्हाट आर दे डूइंग? क्या कर रहे हैं वो? हैं? क्या काम है? अभी जब व्हेन टेम्परेचर इज डाउन, yes, sir. टेम्परेचर क्या होता है? Down. डाउन होता है, तो वो क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेस्टिस को निकट लाते हैं एब्डोमेन के, क्योंकि टेम्परेचर वहां का हाई, Yes, sir. बाहर का टेम्परेचर लो है, तो ज्यादा लो भी तो खराब है ना। Yes, sir. तो वो एक जो टेम्परेचर चाहिए उन्हें उस पर वो मेंटेन करके रखते हैं, उस टेम्परेचर को क्या करके रखते हैं, इस पद का वो टेम्परेचर बना रहे और वो जीवित रहे, इसलिए वो उसे क्या कर देते हैं, छोड़ लेते हैं। ठीक है। और एक मसल्स है जो Yes, वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आपके कंट्रोल में नहीं. है नहीं, वो तो अपने हिसाब से अपनी टेस्टिस जो है, एक टेस्टिस होता है, एक टेस्टिकल्स होता है, इनमें अंतर पता है? किसी बच्चे को पता है टेस्टिस और टेस्टिकल्स में क्या अंतर होता है? देखो, जब आप टेस्टिस पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में आप जानेंगे कि ईच टेस्टिस के बाहर एपिडिडाइमिस होती है। Yes, sir. जब हम टेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस को भी जोड़ लेते हैं देन इट इज कॉल्ड टेस्टिकल्स, तब हम उसे क्या कहते हैं? Yes, और प्योर टेस्टिस तो टेस्टिस है ही। क्लियर? तो ये फर्क है दोनों टर्म्स में। तो बेटा हमने बताया कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन से बाहर है। आप जानते हैं कि जब आप मां के पेट में होते हैं तो ये एब्डोमेन के बाहर नहीं होते, ये आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं। और 7 to 8 वीक में जब एम्ब्रियो जाता है तो बनने शुरू होते हैं, और जब आप 7 से 8 महीने के होते हैं तो ये बाहर आने शुरू होते हैं, बाहर आ जाते है ना, क्योंकि वो भी तैयार हैं। एक बायोलॉजिकल जो वॉच है, बायोलॉजिकल जो घड़ी होती है वो मेंटेन कर देती है कि भैया बच्चे के बर्थ का टाइम आ रहा है, अब इन्हें बाहर जाना ही होगा, तो उस टाइम पे ये बच्चे क्या होते हैं, बाहर चले जाते। क्लियर? Yes, sir. दोनों मैंने 7 से 8 वीक पे बनते हैं और 7 से 8 मंथ पे वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता. बाहर आ जाता। हालांकि कई एबनॉर्मलिटीज भी हैं, जो लोग ज्यादा गर्मियों में, ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में कहीं भट्टी वट्टी पे काम करते हैं या कहीं इधर उधर काम करते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, Yes, sir. तो अच्छा हाँ, दूसरी बात, उनके दोनों स्पम्स के बीच में क्या है बेटा, एक सेप्टम है, स्क्रोटम में Yes, sir. एक सेप्टम है, जिस क्यों है ये, कहीं रगड़ के कारण दोनों टेस्टिस एक दूसरे को हार्ट ना करते, टेस्टिस हार्ट करते तो उनका सेपरेशन भी है ना। कोई कोई यूनिऑर्किड्स भी होता है, कोई कोई जन्म से ही बच्चा पैदा होता है तो क्या लिए हुए होता है, वो केवल एक टेस्टिस के साथ होता है। मैंने कहा एक लंग्स आ जाता है कभी कभी, एक किडनी, ये पहले म्यूटेशन में बताया था मैंने, Yes. एक जो हमारे 2 अंग है उनमें से एक अंग के साथ बच्चे पैदा, एक आंख गायब होती है बाहर से देखे, है ना, तो ये जन्म से भी हो जाती है, म्यूटेशन आ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ये जो सेप्टम है जो दोनों टेस्टिस के बीच में है, वो उन्हें घर्षण से क्या करता है बेटा, छाड़ने का कार्य करता है। ठीक, अब हम टेस्टिस पे आते हैं। टेस्टिस की जब भी हम बात करते हैं तो ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस को अगर हम देखें, एनसीईआरटी में वेट तो नहीं दिया ना इसका, साइज और वेट दे रखा, मेजर कर रखा है क्या? सर लेंथ और वेट दिया हुआ है. लेंथ एंड वेट दे रखी, 4 to 5 सेंटीमीटर। Yes, sir. लेंथ. हाँ, तो क्योंकि भाई एनसीईआरटी ने जो डाटा दिया है वो हमें करना पड़ेगा, है ना। तो एनसीईआरटी की लेंथ के बारे में बता रही है, 4 to 5 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ रहती है, हैं? और विड्थ 2 to 3 3 सेंटीमीटर की विड्थ रहती है। ठीक, हाँ, अब जब बच्चा होता है
छोटा। और मैंने बताया था कि उसके टेस्टिस भी क्या होते हैं, बाहर ही रहते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जिनके टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाते। देन हाँ, उसके लिए भी एक टर्म्स है, शायद एनसीईआरटी में तो शायद वो टर्म्स नहीं है या दे रखी है, नहीं है टर्म्स, छोड़िए फिर आगे बढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी कह रही है हम उसी बात को पकड़ के रखेंगे। अब ईच टेस्टिस में ऐसा नहीं है कि ईच टेस्टिस जो है पूरा का पूरा एक बॉल की तरह ही है, नो, उसमें थोड़े थोड़े क्या है, सेप्टम्स हैं, उभार नहीं, सेप्टम खाने हैं, भाग, कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट। कितने हैं ये, 250 200 to 250 कंपार्टमेंट, ईच टेस्टिस बटा हुआ इतने हिस्सों में, है ना। देखो ऊपर वाले ने व्यवस्था की है तो इसमें भी सेप्टम में बांट दिया, क्योंकि इसके अंदर ही स्पर्म बनने हैं, इनके अंदर स्पर्म थीकी होती है, क्या होती है, स्पर्म थीकी। और स्पर्म थीकी में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। एक सेप्टम में, एक सेगमेंट में 2 से 3, 2 से 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉन्वुलेटेड, हाईली कॉन्वुलेटेड होती है। हाईली क्या होती है, कॉन्वुलेटेड। कॉन्वुलेटेड जानते हैं आप, नहीं सर जी, जानते हो, ये वर्ड दूसरी बार आया, ये आया तो है। पहले कहाँ आया था, पहले ये वर्ड कहाँ आया था बताओ, किसी को याद है, कॉन्वुलेटेड टर्म कहाँ आई थी पहले बताओ। सर जी उसके अंदर क्या किसमें है? है? अच्छा हाँ, जब आप किडनी पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, और किडनी पढ़ी थी आपने, और किडनी में जब नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें कौन हो लेके कॉन्वुलेटेड, डिस्टल कॉन्वुलेटेड एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट थे। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है क्या, कुंडलित कुंडलित, है ना। क्या होता है कुंडलित, कोई चीज, एक तो ये है भैया सीधी है, हाँ रेडीमेड है? और एक ये हो गई, जी सर। इससे क्या होता है, सर जी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इससे एरिया बढ़ जाता है। हाँ जी पहले तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ा क्या बढ़ जाता है, एरिया बढ़ा एरिया बढ़ेगा। तो सर इसमें स्पर्म सेल है, जो स्पर्म को बनाने वाली है तो वो ज्यादा होंगी, तो ज्यादा स्पर्म बनेंगे, क्या होंगे, ज्यादा स्पर्म बनेंगे। ज्यादा स्पर्म बनेंगे तो चॉइस ज्यादा रहेगी मेल गैमेट्स में से सेलेक्ट करने की ओवा के पास, है? तो कॉन्वुलेटेड होते हैं। और ये स्पर्म थी कि हमने बताया, जैसे एक टेस्टिस को पकड़ लें अगर हम, एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखिए आप, देखा है, सबसे पहला डायग्राम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट बनाते हुए बनाया हुआ है, सब बच्चे देखेंगे उस डायग्राम को, देख लिया, देखो ये एक तो पहला डायग्राम है ना, यस सर। उसका जिक्र आएगा अभी, ऐसा नहीं कि उसका जिक्र नहीं आएगा बेटा, उसे भी पूरा पढ़ेंगे। लेकिन टेस्टिस की काट का भी एक चित्र होगा, है सर जी एक मिनट है नहीं, सर जी सर्टोली चाल दे रखी है। ओहो, तो आएगी, चलो उसे भी देखेंगे। ये सब में ऐसा ही है, यहाँ से ये
शायद ये चित्र है नहीं एनसीआर, है ना? होना चाहिए तो। चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। देख लेते हैं उससे। तो भैया ये कॉन्वोलेटेड पार्ट है, इन्हें हमने क्या कहा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और स्पर्म का निर्माण इनके अंदर ही होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके एक जालनुमा संरचना बनाती हैं जिसे कहते हैं रेटाटेस्टिस। वो पहले वाले डायग्राम में उसका नाम दिया होगा, उसमें ही बना रखा है शायद, ये पहला डायग्राम दे रखा है उसमें ही इस डायग्राम को दिखा दिया है शायद। जो सबसे पहला डायग्राम है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, जो पहला डायग्राम बना है उसमें ही इसे शो कर दिया, इसे डबल कर दिया, इसे अलग से नहीं दिखाया लेकिन मैंने अलग अलग दिखाया। ये ऊपर वाला अच्छा नीचे वाले में है। यहाँ पे कमी है, इसने चित्र ज्यादा ही छोटे कर, तो उसमें थोड़ा बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन है बेटा? रेटा टेस्टिस। अब रेटा टेस्टिस से कुछ सीधी निकल रही है नलियां, दे आर कॉल्ड वासा एफ्रेंसिया। क्या है ये? वासा एफ्रेंसिया। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये रेटा टेस्टिस, और ये कौन है? वासा एफ्रेंसिया। अब ये जो वासा एफ्रेंसिया है आगे जाके और ज्यादा स्ट्रक्चरली खुल जाती है, किसमें? एपिडाइमिस। किसमें खुल रही है? एपिडाइमिस में। और एपिडाइमिस से कौन निकल रही है? वासा डिफरेंसिया। और ये वासा डिफरेंसिया एक लूप बनाती है, किसके साथ? यूरेटर के साथ। क्या बना लेती है बेटा? एक लूप। जैसे यहां से निकली है भाई, और ये बनाया इसने एक लूप बना ली। इस तरह से मान के चलिए, लूप का मतलब उसके चारों तरफ को घिर के बना लिया। और लूप बनाकर किसके साथ मिल जाती हैं? यूरिथ्रा। लेकिन यूरिथ्रा से मिलने से पहले एक और चीज है यहाँ पर। कौन है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और एक ग्लैंड आपको दिखाई दे रखी होगी। यस सर। कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट। नहीं, एक और बताओ। से ऊपर स्पाइनल वेसिकल्स। कौन है? इसकी जो डक्ट है वो भी इसके साथ फील्ड होती है। यहाँ पर मान लीजिए, है ना, सेमिनल वेसिकल्स पड़ी हुई है, और इसकी डक्ट क्या नाम दिया है इसे? इसे क्या नाम दिया? सेमिनल वेसिकल डक्ट को? सर जी खाली सेमिनल वेसिकल दिखा नहीं, उसकी डक्ट का नाम भी लिखा हुआ होगा। इरेगुलेटरी डक्ट लिख रखा है इस पर? ना सर जी, लिख रखा होगा। क्या लिखा होगा ये? है, दिख रही है ना? फ्यूज कंबाइंड। देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, दिखेंगी। मैंने कहा ना डायग्राम ज्यादा छोटा दे दिया है। ये तो उसके अंदर दे रखी है, थ्योरी में सर जी, डायग्राम में सही नहीं। डायग्राम में नहीं दे रखी, वैसे ही दिखा रखी। कोई बात नहीं, चलिए। डायग्राम में, डायग्राम की बात भाई, कोई बात नहीं, चलिए चलिए, छोड़िए, लिव इट। ये कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। अब ये यूरिथ्रा के साथ अब यहाँ पर भी एक ग्लैंड आ जाएगी। एक ग्लैंड सिंगल है, ये ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल ग्लैंड है। यस सर। और उसके नीचे एक पेयर में ग्लैंड है, बल्को यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सी है? बल्को यूरिथ्रल ग्लैंड। और उसके बाहर ये जो आपकी यूरिथ्रा है मेल में, ये यूरिथ्रा पीनस के अंदर जाकर पीनस की लंबाई से बाहर खुल जाती है। ठीक है,
मेल में एक है, आप मैंने पहले बताया था मेल में कि भैया मेल में जो कॉमन डक्ट है, ये यूरेथ्रा क्या है? कॉमन डक्ट। इसमें जर्म प्लाज्म भी बहता है और इसमें यूरिन भी बहता है, लेकिन एक टाइम में एक। जबकि फीमेल में दोनों नलियां अलग अलग होती है, उनके लिए यूरिथ्रा अलग है और जर्म प्लाज के लिए ओपनिंग अलग अलग है। क्लियर? तो बेटा इनमें जो बाकी ऑर्गन्स हैं कौन कौन आए, बताओ कौन कौन आया? किसमें? अभी मैंने जो सिस्टम पढ़ाया है इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आए टेस्टिस, यस सर। इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स आए हैं कौन कौन आया? सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाँ रेटे टेस्टिस, हाँ वैसा फ्रेंशिया, हाँ, वैस डिफरेंस। अंग बताने शुरू करो। हाँ, सेमिनल वेसिकल्स आया है, हैप्पी डायनिस क्योंकि टेस्टिस से बाहर हो गया ये आया है, और प्रोस्टेट ग्लैंड आया है, और वल्वोयूरिनरी ग्लैंड, और है ना, these are secondary sex organs और accessory sex organs। यस प्राइमरी तो बेटा कौन है? Testes। प्राइमरी तो कौन है? Testes। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन, नो सर, कोई डाउट, नो सर, कोई शंका? नो सर। चलिए, Yes, अगर sir. नहीं है तो नाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कौन सी डक्ट है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेगमेंट में है, और इनकी भी काट ली जाएगी, इनके अंदर क्या है, कैसे स्पर्म बनते हैं, है ना? तो जब हम इनकी काटते हैं बेटा, तो ये डायग्राम तो जरूर है ना, या नहीं है? क्या करिए? ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक ये चलो एक ये बना दी, 3 तो बना ही दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। दिखाई दिया? यस सर, ठीक है करिए। किसी ने रूम के अंदर तो मोबाइल नहीं चला रखा? मोबाइल? हाँ, मुझे आवाज आ रही, बाहर से आ रही है। हाँ, तो मत समझ जाना कोई तुम्हारे में से कभी कोई ज्यादा स्मार्ट बन के फंस जाए, फिर लेने के देने पड़े। सर जी फोन जमा हो जाने की अच्छा लगता ही नहीं। अब भैया जब हम काटते हैं यस तो हमें दिखाई देती है कौन? Sir, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती है ना? उसमें कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं हमें, 2 टाइप की सेल्स। कितने टाइप की सेल है? 2 टाइप तो अंदर है, और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स भी हैं यस सर। जो बाहर हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों को, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पहले हम बाहर वाली की बात कर लेते हैं, बाहर है ना, यस सर। ये सेल्स दिखाई दे रही है, ये इस तरह से समझ लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर को बढ़ दीजिए बस थोड़ा सा। इन सेल्स का क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल। इनका एक और नाम है लीडिंग सेल। क्या नाम है? रीडिंग। क्या करती है ये हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती हैं? हार्मोन्स बनाती हैं। कौन सा हार्मोन्स बनाती हैं?
एंड्रोजन। आप कौन से एंड्रोजन हार्मोन को जानते हैं बेसिकली मेल के? टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन को जानते हैं, हालांकि 3 बनाती है ये, है ना? लेकिन हम एक की बात करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। इट इज द मेल हार्मोन। यस कौन? टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। किसमें बनता है? लीडिंग साइड लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल में। यस क्या काम है इसका? Motion of sperm and क्या करता है ये? टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है। वो तो है ही नहीं भाई, स्पर्म तो अंदर है, हैं? हाँ, हैं? ब्लड, फूड। फूड तो वो सिटोली सेल देंगी, वो दूसरी सेल है। फूड तो वो देंगी स्पर्म को। development and maturation of male and sex in हाँ भैया, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बिना नंबर 1 तुमने देखा होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल के, यस सर वो भी यही क्रिएट करता है। जब ये बनने लगता है तो ये भी क्रिएट होते हैं। तो इट मीन्स प्यूबर्टी का साइन है जब टेस्टोस्टेरोन आने लगता है। किसका साइन है? प्यूबर्टी की। मेल प्यूबर्टी आ गई। उसमें कैसे पता लगता है? आपने देखा कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इवॉल्व करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्यों है ना होते? कोई बताएगा मुझे? वाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल? देखिए, कहीं ना कहीं तो करेंगे वो ये बेटा जो फ्यूजन है ना, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का, ये एक चॉइस है। क्या है ये? चॉइस। ये फोर्स नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया है एक चॉइस है। आप वेरिएशन में से चुनते हैं कि भाई, और किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। आजकल हो सकता है दूसरा एंगल हो, लेकिन मेन एंगल यही था कि भैया कौन इवॉल्व कर सकता है। एक फीमेल उसे ही सेलेक्ट करेगी जिसे वो चाहेगी कि भाई इसके जो जर्म क्लास है, वो इवोल्यूशन में जो उसकी ऑफ स्प्रिंग है, उसमें गुंजाइश ज्यादा रहेगी कि वो उस इवोल्व कंडीशन में जीवित रह सके, है ना? तो इट मीन जब वो जीवित रह सके तो वो चॉइस करेगी। देन ही चॉइस, तो वो कुछ चॉइस करने में देखेगी, है ना? चॉइस के कुछ साइन होंगे उसमें। चॉइस के साइन क्या है? यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो चॉइस के होते हैं, दो काम करते हैं। एक तो सिग्नल्स देते हैं। क्या सिग्नल्स देते हैं? कि भैया दे आर मैच्योर, वो मैच्योर हो, पहला से ना। एंड द सेकंड वन इज, उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को चॉइस करके फीमेल जो है वो चॉइस करती है कि उसे किस मेल के साथ मीटिंग करनी है, किस मेल के साथ मीटिंग नहीं करनी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, जैसे मेल में क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में? या आवाज भारी हो जाना एडम्स एप्पल विकसित हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, और कंधे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? चौड़ा हो मजबूत। जो पहले ये हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता चौड़ा है ना? आवाज का भारी होना, कंधों में ये आना, और मूछों का आना, दाढ़ी मूछों का आना, ये सब जो कैरेक्टर हैं दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर कितनी तरह की सेल हैं? तो एक सेल तो वो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगी। बार बार उनमें कौन सा डिवीजन होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे, एंड देन दे आर चेंज इनटू स्पर्म, है ना? स्पर्म बनेंगे। अब उन स्पर्म को क्या चाहिए? फूड फीडिंग भी चाहिए। क्या चाहिए? फीडिंग भी चाहिए। फीडिंग कैसे होगी? कौन करेगा फीडिंग? एक और सेल है, आपने देखा लंबी लंबी से दिखा रखी है, सर्टोली सेल। दे न्यूट्रेंट, है ना, न्यूट्रिशन देती। क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को। स्पर्म्स बनेंगे, बन के भैया कहा जाएंगे? कहा जाएंगे? हैं? एपी
ठीक है, और फिर सेमाइनल वेसिकल्स में भी इकट्ठे होते हैं। सेकेंडरी स्टोर जो है कौन है, सेमाइनल वेसिकल्स। प्राइमरी स्टोर कौन है, एपिडाइमिस। ठीक, वहां स्टोर होते हैं। कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, जो मेल कैंडिडेट है उनके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है। स्पर्म लगातार बनते रहे, हाँ सर जी वही है, क्या होता है, बनते रहते कंटिन्यूअस बनते रहते हैं। तो सर जी। हाँ, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए ये गुब्बारे की तरह पूरे प्रस्ट हो जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बनते हैं तो उसके साथ साथ नष्ट भी होते, उसके साथ साथ क्या होते हैं, नष्ट भी होते रहते हैं। और एक और बात जरा ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छी बात, जो जो मेल होते हैं ना, उनमें स्पर्म का निर्माण जब प्यूबर्टी एज आती है 13 ईयर लगभग, उससे काफी लंबे तक होता रहता है, 80-90 साल तक होता है। जी सर। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं, फीमेल में एग बनने का टाइम उनके प्यूबर्टी टाइम से शुरू होता है, और एक टाइम आता है जब उनमें मोनोपॉज आ जाता है, जी सर। उनमें एग बनना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एग बनना बंद होने का मतलब उनकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, मेल की फर्टिलिटी बनी रहती है, मेल की फर्टिलिटी क्या होती है, बनी बनी रहती है। ये नेचर की व्यवस्था है ना, ये नेचर की व्यवस्था है। तो हम आ रहे थे कि भैया जो हमारी स्पर्म्स हैं, क्या है, स्पर्म्स, स्पर्म्स का नंबर, स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स का नंबर एंड स्पर्म की क्वालिटी मायने रखती है फर्टिलाइजेशन की, मायने रखती है फर्टिलाइजेशन। यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों को, अच्छा कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो पूछें, हैं, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछें। क्लास 10th में थे तो वहां पर भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जी सर। प्राइमरी जो चीजें थी वो वहां पर आपने देखी होंगी, और उसकी जो एडवांस थिंग है वो यहाँ पर है ना। सारी हिस्टोलॉजी भी आ गई टेस्टिस की, मॉर्फोलॉजी तो खैर आएगी, मॉर्फोलॉजी वहां पे भी थोड़ी थी, यहाँ पर भी है, लेकिन हिस्टोलॉजी यहाँ पर है, मेनली क्या है यहाँ पर, हिस्टोलॉजी। फरहान आए हैं, कहाँ, सर जी बराबर। खड़े हो जाओ फरहान। बेटा आज आपने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा है, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कितने टाइप का होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन, कौन कौन सा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैठो, ये बच्चा खड़ा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या खास बात है बेटा, सर रिप्रोडक्शन ह्यूमन में नहीं हो सकता, वो प्लांट में। यार ये तो कोई खास बात नहीं है, ह्यूमन में नहीं हो सकता, मैंने कहा जिनमें हो सकता है उनमें क्या खास बात है, ये बताओ, जिनमें हो सकता है उनमें क्या खास बात है। सर उन्हें दूसरे उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने रिप्रोडक्शन दो। यूनिपेरेंटल है जी, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स नहीं बनते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्राय नहीं बनते। बैठिए, आज सारे क्वेश्चन, अगला बच्चा खड़ा हो। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं हम इसे, हाँ क्यों कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमेट्स बन रहे हैं, कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, 2 टाइप के, हैं? 2 टाइप के गैमेट्स, कौन कौन से, कौन से गैमेट्स बन रहे हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अगला बच्चा खड़ा, क्या नाम है, विजय, नर युग्मक और मादा युग्मक, 2 तरह के युग्मक बनते हैं, नर युग्मकों का निर्माण नर में, मादा युग्मकों का निर्माण, कोई ऐसा जीव भी जानते हैं जिसमें दोनों युग्मक एक में ही बन जाते हैं, जंतु बता दो चलो, ऐसा जंतु, सर जी पढ़ा है, तुम्हारे कोर्स में भी है एक तो, शायद है क्या कोर्स में, कोर्स में भी है बेटा एक, कौन है, नहीं उसमें कॉकरोच गायब हो गया, सर जी कॉकरोच, सर जी उन्हें इंसेक्ट दिया है,
अगर ओमेगा है इसके अंदर डायग्राम में फ्रॉग दे रखा है सर। फ्रॉग है ना, हाँ फ्रॉग तो है, सर, मगर वो जो गायब कर दिया। नोटिस आया हुआ है ना, हाँ नोटिस में इंसेक्ट लिख रखा है। अच्छा हाँ, और बुक में दे रखा है फ्रॉग। ठीक। वो गलती कर रखी है भैया। हाँ बेटा बताओ। केचुआ, थुआ है ना, कौन सा होता है ये, अर्थवर्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है, हैं? भैया ये तो एक ही तरह से में कंडीशन हो सकते हैं, मेल गोनेट्स एंड फीमेल गोनेट दोनों एक ही इंडिविजुअल में हो, और जब एक ही इंडिविजुअल में हो सही हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं बेटा, हर्माफ्रोडाइट टर्म्स वहीं से आइए बैठो। अगला बच्चा खड़ा हो, क्या नाम है, तेरा नहीं कुछ नाम है क्या, सर उससे अगला तो ये है। अच्छा उससे अगला ये है, चल तू तेरे पे और मुश्किल क्वेश्चन आएगा फिर। हाँ बेटा जी सर। तुषार, जी सर। हमने यहां तक पहुंच गए कि भैया गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स गोनेट्स में, फीमेल गैमीट्स भी गोनेट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में कौन सा होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक, Yes, sir. अच्छा सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सर जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। they take part directly or indirectly in reproduction, they are called, सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं, सर 2 टाइप, 2 टाइप के, कौन कौन से, प्राइमरी और एसेंशियल। प्राइमरी और एसेसरी, बैठ चुके हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ, फैंटास्टिक। टेस्टिस, ये प्राइमरी क्यों है, इन्हें प्राइमरी क्यों कहा गया, इसमें वो बनते हैं। पीनस को क्यों नहीं कहा गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पीनस का काम क्या है, केवल इंजेक्ट करना स्पर्म को, स्पर्म को केवल क्या करना है, इंजेक्ट करना है, उससे ज्यादा और कोई काम नहीं है उसका। लेकिन टेस्टिस का बनाना है, अगर टेस्टिस में स्पर्म बनेंगी नहीं तो कैसे इंजेक्शन होगा, है ना, तो दे प्रोड्यूस स्पर्म्स या मेल गैमीट्स, दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में कितने प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, मेल में एक ही होता है, यूनी ऑर्किड है क्या, मेल कितने होते हैं बेटा, कितने टेस्टिस होते हैं मेल में, 2 होते हैं, बट नेक्स्ट कहाँ होते हैं टेस्टिस, सर कौन सा आउटसाइड होते हैं और ऐसे वो पहले प्रेजेंट होते हैं। वेल्विस रीजन में होते हैं, आउटसाइड द, आप को हमने कहा था एक दिन इवोल्यूशन जब हम पढ़ा रहे थे कि भैया हमारे शरीर पे से हेयर क्या हो गए हैं, हेयर क्या हो गए हैं, कम हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि हमने इरेक्ट पोजीशन ले ली है, तो हमारे बहुत से ऑर्गन्स जो हैं एक्सपोज हैं, बहुत से ऑर्गन क्या है, एक्सपोज है, टू सेव एक्सपोजिंग कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हेयर अब भी हैं, आ जाते हैं, क्यों, टू प्रोटेक्ट दोज ऑर्गन। जैसे अगर हम देखें प्यूबिक हेयर आते हैं, प्यूबिक हेयर क्यों आए हैं, प्यूबिक हेयर इसलिए हैं क्योंकि वो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आपको इस जनरेशन में बनाए रखने के लिए, दैट्स दे आर हेयर। हेयर आपके सिर्फ ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है आपका, है ना, उसकी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो एक प्रश्न हो सकता है जब हेयर एक्सटिंक्ट है तो भैया प्यूबिक हेयर और हेड हेयर क्यों है, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। ऊपर वाले को आप पे भरोसा नहीं है कि आप कहां टक्कर मार दो, सिर्फ छोटी मोटी चोट में भी आपको पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, है ना, तो इसलिए हेयर है आप में। कपड़े क्यों पहने, एक दिन हमने प्रश्न पूछा, सर कपड़े क्यों पहले किस लिए, टू प्रोटेक्ट,
टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, उसमें हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं। ये एक इवोल्यूशन की डिमांड है ना। 2 टेस्टिस हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस को छोड़ के बाकी बाकी क्या है? टेस्टिस को छोड़ के हाँ हाँ हाँ, वेरी चश्मे वाला बच्चा फिर से खड़ा हो। अच्छा चलो, ये तो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है। ये बताइए कि स्पर्म के भीतर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? हैं? 23। आप जब 10th क्लास में थे, यू हैव स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, एक चैप्टर आता है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब 23 है ना। किसी भी तरह से मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स का एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, उनमें डिफरेंस रहेगा, उनमें डिफरेंस रहेगा। रहेगा। चलिए, ये बात भी क्लियर हुई। आप नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाई टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कितना टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है? लेस, 2 से 9 डिग्री सेल्सियस। कम या ज्यादा? कम। मेजरमेंट ऑफ टेस्टिस बताओ। मेजरमेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की लंबाई और चौड़ाई बताओ। 4 से 5 क्या किलोमीटर? हाँ, जब तक मैंने कहा था यूनिट नहीं बताओगे। कल बच्चे सीसी पे अटक रहे थे। क्या होता है सीसी का मतलब? सेंटीमीटर। उसे बता रहे थे, क्रेनियल कैपेसिटी बता रहे थे बच्चे, है ना। क्रेनियल कैपेसिटी बता रहे थे सीसी को। हाँ, 2 से 3 उसकी वो वेट वेट वेरी गुड। वजन 14 से 15 ग्राम, लेकिन वजन नहीं दिया है तो छोड़। बैठो बेटा, वेरी गुड। टेस्टिस में स्पर्म बनते कहाँ है बेटा? टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं टेस्टिस में? कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ स्पर्म बनते हैं? और बताएगा? हाँ हाँ, कहाँ बनते हैं बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉन्वुलेटेड होती है, हाईली कॉन्वुलेटेड होती है, हाईली कॉन्वुलेटेड। और उसके अंदर स्पर्म बनने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी गुड, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लिया होगा आपने तो, उसमें पढ़ाया था उन्होंने जब वो पढ़ाई थी। मियोसिस पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया। चलिए, इस लेसन में अगर कहीं जिक्र आया तो उसे थोड़ा सा ले लेंगे इसे, है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा है। और सर ने भी बताया था आपको कि यू लिव इन डिसिप्लिन, है ना। देखो, आप यहाँ का बेनिफिट लेना चाहते, क्या लेना चाहते हैं? बेनिफिट किस चीज का लेना चाहते हैं? एकेडमिक, पढ़ाई का लेना चाहते हैं ना। तो इसलिए ऐसी कोई बात, ऐसा कोई व्यवहार आप ना करें जिससे कि वो आपत्तिजनक हो, है ना। और आपको फिर यहाँ से रिमूव किया जाए। कुछ बच्चे, 2 बच्चे हुए हैं रिमूव अपनी हरकतों की वजह से, चाहे छोटी हरकत की है चाहे बड़ी, ना। एक बच्चा कल मोबाइल देख रहा था जब हम पढ़ा रहे थे, बाद में टूल्स पढ़ा रहे थे तो मोबाइल देख रहा था, तो सर के पास फोन आया। क्योंकि बेटा देखो, हर चीज आपकी ऑन रिकॉर्ड कैमरा, ठीक है। तो आप अच्छा अच्छा पढ़ें, बहुत बढ़िया तरह से लाइन टू लाइन पढ़ें। एनसीईआरटी को तो घोल के पी जाएं, हर लेसन को जो भी आपके सिलेबस में है। अभी हमें कल एक नोटिफिकेशन मिला है कि कुछ लेसन आप पे गए, है ना। भाई वो जो गए हैं, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता आपको उन्हें बिल्कुल भूल जाओ, ना। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर के दिमाग से स्लिप हो जाए कि भाई ये है या नहीं है, और 2-4 क्वेश्चन आ जाए, और सिलेक्शन करने के लिए 2-3 क्वेश्चन ही काफी है ना। सिलेक्शन को इधर करने
या उधर करने के लिए कितने क्वेश्चन काफी हैं? 2 या 3 क्वेश्चन ही काफी है बस, है ना? तो इसलिए भैया पहली बार है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलेंगे, उन्हें भी पढ़ के रखेंगे, सर जी है ना? कोई किधर भी घूम सकती है, स्विंग किधर भी हो सकती है। हाँ जी, बताओ। फैमिली का कॉन्सेप्ट बता दो सर फैमिली का कॉन्सेप्ट, चलो टाइम हो गया क्या? यस सर हो गया बंद करो इसे, फैमिली का कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। हमने ये बात पूछी थी तब